देखो कार्य, एक्चुअल में कार्य क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई एक अहम द्रव्यमान का एक पिंड है, ठीक है, ये अहम द्रव्यमान का एक पिंड है, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जो इसकी क्षैतिज से थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या होगा, ये विस्थापित होगा। भाई ये मार्कर है, अगर मैं इसके ऊपर इस हाथ से फोर्स लगाऊंगी तभी तो ये ऊपर जाएगा, या फिर नीचे फेंकूंगी तो नीचे जाएगा। भाई फोर्स लगाओगे तभी तो विस्थापित होगा। तो ये यहाँ से मान लो इसके सेंटर से ये इसके सेंटर तक डी दूरी तक इसका विस्थापन हो गया पिंड का। तो माना कि किसी अहम द्रव्यमान के पिंड के ऊपर F बल आरोपित करने पर उसमें x दिशा में, कौन से डायरेक्शन में हुआ है ये, x, हम ओनली वन डायमेंशनल लेके चल रहे हैं, तो x दिशा में d विस्थापन हो जाता है। तो हम जानते हैं कि W क्या होगा, W होगा कि इस F का x दिशा में क्या घटक है और क्या विस्थापन है, यही तो लेना पड़ेगा हमें। भाई W हम थीटा एंगल से लगा रहे हैं, इस x एक्सिस के साथ थीटा एंगल से हमने, सॉरी W नहीं, फोर्स हम थीटा एंगल पे लगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो विस्थापन है अगर हमारा x दिशा में हो रहा है तो हमें इस F का x घटक लेके चलना पड़ेगा, वो क्या होगा, F cos थीटा, और विस्थापन कितना हुआ d, और बताओ F cos थीटा और d, इसको F डॉट d नहीं लिख सकते। तो जो फॉर्मूला हम लोग इतने टाइम से यूज़ करते आ रहे थे वो हम इस तरह से भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये तो ईजी था, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बस तो जब फॉर्मूला निकल गया तो दे दीजिए डेफिनेशन वर्क की, क्या होगी, किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा के अनुदिश उसका क्या घटक है तथा विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये कि जो W होता है वो F cos थीटा और D, यही तो निकाला। F cos थीटा क्या है, जो भी बल लगाया गया है उसका उस दिशा के अनुदिश उसके घटक और विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के, सिंपली गुणनफल के बराबर होता है। और वेक्टर फॉर्म में कहना चाहो तो क्या कहोगे, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, F डॉट D। ओके, तो ये है मेरा W, आया समझ में। चलिए, कार्य एक अदिश राशि होती है, हाँ भाई हम जानते भी हैं, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाली जो राशि होती है वो कैसी होती है, अदिश। कार्य का मात्रक क्या होता है, याद रखिए साइंटिस्ट के नेम का बेसिस है, इसका मात्रक होता है जूल, ठीक है। तो जब आप लोग शॉर्टकट में लिखेंगे तो कैपिटल J लिखेंगे, ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था। चलिए, और इसका CGS, इसका जो जूल मात्रक है वो तो इसका SI यानी कि MKS मात्रक है, और जो CGS पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग। अब इनका कन्वर्जन भी है, जो वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, एक जो अर्ग होता है इसमें 10 की पावर -7 जूल होता है। देखो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है जिनका कोई डेरिवेशन आपके यहाँ नहीं है, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल में मान लो उसने अर्ग दे दिया और आपको अगर MKS यूज़ करना है तो फिर आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक अर्ग होता है उसमें 10 की पावर -7 जूल होते हैं। अब देखो, हमारा जो कार्य होता है, कार्य जो होता है वही कार्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है ना, हम आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसके ना बहुत सारे मात्रक है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा अलग अलग रूपों में हो सकती है, इस वजह से। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो E और कैपिटल V लिखा है ना मैंने, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप लोग पढ़ेंगे 12th में। तो एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है उसमें कितने जूल होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होते हैं। कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। एक कैलोरी, ऊर्जा का एक मात्रक होता है, कैलोरी होता है ना भाई, किया गया कार्य ऊर्जा ही होती है, तो ऊर्जा का मात्रक कैलोरी भी होता है। तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। वैसे एग्जैक्टली तो कितने होते हैं, 4.186, लेकिन जब हम इसका निश्चित मूल्यांकन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पे एक कन्वर्ट हो जाएगा 4.2 जूल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 किलो वॉट हावर, KWH, किलो वॉट हावर, ठीक है, किलो वॉट घंटा, उसमें कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है, बुक में दी हुई है, एक बार इनको क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है। हो सकता है मान लो किसी साइन में मिस्टेक हो जाए क्योंकि प्रिंटिंग है, हो सकती है। ऐसे जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है इनको आप बुक से एक बार क्रॉस चेक जरूर करिए प्लीज़, ओके बच्चों। चलिए, वैसे तो नहीं है यहाँ मिस्टेक, फिर भी बहुत बार हो जाती है, तो क्रॉस चेक करके ही आप उसको अपने फेयर नोट्स में लिखिए।
चलिए, तो ये आपको सारी वैल्यूज़ याद रखनी है। बहुत बार आपको कैलोरी को जूल में चेंज करना पड़ता है, अर्ग को जूल में या जूल को अर्ग में। अगर एक अर्ग में इतने जूल तो एक जूल में कितने अर्ग, 10⁻+7 हो जाएगा। ये तो आ जाएगा ना भाई, इसको इधर लेके आओगे तो एक जूल में कितने अर्ग, इसको इधर लेके जाओगे फिर ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+7 जूल हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। कार्य की विमा निकालना हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। W होता है FD, मैं शॉर्टकट पे बता रही हूँ, आप लोग खुद करेंगे। F होता है MA, A होता है V/T, वेग में परिवर्तन की दर V होता है x/T। तो फिर बस M और यहाँ से सारी वैल्यूज आ जाएगी M1 L2 T-2। तो ये आप खुद करना, यहाँ से बहुत इजी है, खुद से निकालना। ऐसे नहीं पीछे मुड़ के देख रहे हो फर्स्ट चैप्टर में जाके, नहीं, पहले खुद से निकालना, फिर इसको चेक कर लेना कि ये सही है या नहीं। और बुक से इन सबको क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो, जो भी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है उनको। चलिए, कार्य जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, ये हम जानते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि वो वर्क नेगेटिव आया था। तो कार्य हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए, W का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी है, कुछ नया नहीं है, ये जरूर नया था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो हमारा जो W है वो क्या है, W है F.D या फिर FD cos थीटा। तो देखो ये थीटा जो है, ये जो थीटा है, इसकी अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमारा W कुछ भी निकल सकता है। तो हम कुछ केसेस ले रहे हैं। पहला क्या, अगर हमारा जो थीटा है वो, आपको ये पढ़ा है मैथ्स में कि ये 4/4 होते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो ये 0 से लेके 90 डिग्री तक, ठीक है। फिर ये 90 से 180, फिर ये 180 से 270, फिर 270 से 360, ऐसे होता है ना। और इन सब के लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा की वैल्यूज़ अलग अलग होती है। किसी में साइन, इसमें तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ कम, फिर ये सब आता है ना आपको। और नहीं भी आता तो मैथमेटिक्स की वीडियोज़ आप लोग ज़रूर देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली, वहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हमारा अगर थीटा 0 से 90 डिग्री है, यानी कि अगर हमारा थीटा यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो इसमें हमारा कोस थीटा पॉजिटिव होता है। जब कोस थीटा पॉजिटिव, तो बताओ W क्या होगा, W भी हमारा पॉजिटिव होगा। भाई F और D तो है ही, कोस थीटा पॉजिटिव तो W भी क्या आएगा, पॉजिटिव। चलिए, जब हमारा थीटा 90 से 180 हो, मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट में आ गया, तो इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए हमारा जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है इस वाले कोऑर्डिनेट में, कॉस नेगेटिव होता है। तो हमारा W भी कैसा होगा, नेगेटिव। इसलिए मैंने कहा था कि हमारा W पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। घर्षण बल, जैसे इसका एक एग्जाम्पल अगर हम ले नेगेटिव वाले का, तो जो घर्षण बल पढ़ चुके हैं ना, अब तो पता है आपको क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो घर्षण बल के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि घर्षण बल हमेशा विस्थापन का, भाई वो विस्थापन का विरोध ही तो करता है। ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं 5th चैप्टर में, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अच्छे से नहीं समझाऊंगी। वहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था इसकी डायरेक्शन वगैरह सब कुछ। तो घर्षण जो बल होता है वो विस्थापन का विरोध करता है, विस्थापन का विरोध करेगा, जिसकी वजह से हमारा W क्या होगा, या थीटा हमारा क्या होगा, 180 डिग्री। भाई वो आगे जा रहा है तो उसका विरोध करेगा, ठीक है। तो इस वजह से थीटा 180 डिग्री होगा। कॉस पाई या कॉस 180 डिग्री कितना होता है बच्चों, -1, जिस वजह से। तो इसका एग्जाम्पल यही है कि W नेगेटिव घर्षण बल वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। चलिए, अब कुछ टैबलेट पॉइंट है जो आप लोग ध्यान रखिएगा। वो क्या, कि हमने लास्ट वीडियो में कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी थी ना। और कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या थी, कि किया गया कुल बलों के द्वारा किया गया जो भी कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये था, यानी कि यहाँ से W कार्य तथा ऊर्जा की जो विमा है और जो मात्रक है वो समान होंगे, क्योंकि W क्या है, गतिज ऊर्जा। भाई गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थिति, जो एक है तो ऊर्जा ही, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही कार्य है। तो जो विमा और जो मात्रक कार्य का है वही हमारा किसका होगा, ऊर्जा का। और इसीलिए मैंने आपको ये सब बताया। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नोट में पॉइंट है, यदि कोई भी कार्य नहीं किया गया, अब देखो थोड़ा ध्यान रखना, अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई कार्य नहीं किया गया है तो उसके लिए कुछ कंडीशन हो सकती है। वो क्या, W हमारा है F.D या फिर FD cos थीटा, ये हमारा W है। चलिए, अब कोई कार्य नहीं किया गया मतलब W 0, कब 0, अगर हमारा D 0 हो जाए,
कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल वो चीज़ जैसे कोई कुली मान लो या कोई व्यक्ति मान लो जो बहुत सारा सामान लेके खड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा सामान लेके खड़ा हुआ है, लेकिन वो कोई विस्थापन नहीं कर रहा है तो वो कोई कार्य भी नहीं करेगा, ठीक है, वो सिर्फ खड़ा हुआ है तो उसका कोई विस्थापन हो रहा है क्या? नहीं ना, इसलिए वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होगा। तो उस कंडीशन के लिए यानी कि कोई विस्थापन नहीं हो, चाहे फिर वहाँ पे बल कितना ही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो हमारा कोई कार्य नहीं होगा। दूसरा क्या, अगर बल ही जीरो, विस्थापन तो हो रहा है लेकिन बल जीरो लग रहा है उसके ऊपर, तो भी हो सकता है भाई F जीरो हो जाए तो भी हमारा क्या हो सकता है, कार्य जीरो हो सकता है। बल और विस्थापन, अगर बल और विस्थापन हमारे लंबवत हो, क्यों? क्योंकि बल F और D, जो ये थीटा है वो F और D के बीच का एंगल ही तो है। अगर आपका D तो हो रहा है इस डायरेक्शन में और F लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो बताओ एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, और cos 90 जीरो। तो उस कंडीशन के लिए भी हमारा जो W होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो हमारे न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग देखिएगा, बुक में इनके कुछ एग्जाम्पल भी है, आप लोग बुक से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। तो अगर विस्थापन ज़ीरो तो भी W ज़ीरो, बल ज़ीरो तो भी W ज़ीरो, और अगर बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हैं इस तरह से तो भी हमारा W क्या होगा बच्चों, हमेशा ज़ीरो होगा। चलिए अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, जो हमने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में। चलिए क्या होता है, किसी पिंड का, अगर कोई मान लीजिए कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान है m और इसका वेग है v, इसकी वेलोसिटी क्या है v, तो इसकी गतिज ऊर्जा को हम लिखते हैं हाफ mv², स्मॉल v लिखते हैं हमेशा, ठीक है, कैपिटल V नहीं लिखना है, ये स्मॉल v ही होता है। तो गतिज ऊर्जा जिसे हम k, और शॉर्टकट में अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैं बहुत बार लिख देती हूँ ऐसे भी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को मैं PE ऐसे भी लिख देती हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी के हाफ mv²। अब बताओ v² क्या है, ये हमने पढ़ा है ना, v² क्या है, v डॉट v तो है, बताया था ना मैंने आपको, a डॉट a, याद करिए क्या था, a², तो v² क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए गतिज ऊर्जा भी अदिश राशि होगी, ऑब्वियसली अदिश राशि होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे v डॉट v मिलके क्या हो जाएगा, अदिश, यानी कि सिर्फ v का वेक्टर, v का परिमाण ही तो मिलेगा मुझे, यहाँ पे दिशा थोड़ी मिलेगी, m ऑलरेडी अदिश है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, अदिश राशि। मात्रक इसका वही जूल, क्योंकि कार्य का जो मात्रक होता है वही हम ऊर्जा का बोलते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, इसलिए ये भी वीमा भी फिर सेम ही रहेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, मतलब बहुत इजी से टॉपिक है, ऐसा कोई टिपिकल नहीं है और हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है जो हम कि हमें हाँ बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब है कुछ टैबलेट पॉइंट्स, जो टैबलेट आप लोग खाने की आदत आपको पड़ चुकी होगी अब तक फिजिक्स में, कुछ टैबलेट्स आपको हमेशा खा के रखनी है, ठीक है। वो क्या है, किसी पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है उस पिंड द्वारा किए गए कार्य की माप होती है। क्या होता है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उस पिंड के द्वारा जो किया गया कार्य होता है ना, उसकी माप ही उसकी गतिज ऊर्जा होती है, जो वह अपनी गति के कारण करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि गति के कारण वो जो भी वो कार्य कर रहा है वही उसकी गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए अब देखो, एक टेबल है आपकी बुक में भी गिवन है ये एज इट इज़ टेबल। वैसे तो आप लोगों को ये टेबल थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ये ऊर्जा का मान देगा ब्रैकेट में, लेकिन अगर मान लो बाई चांस ना दे तो आपको फिर पता होना चाहिए। अभी जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे वहाँ उसमें गिवन नहीं है, हमने टेबल से उठाया है वो मान, इसलिए मैंने इस टेबल को यहाँ पर बनाया है कि आपको जो भी पिंड है दे रखे हैं, जैसे कार है, कोई धावक है, कोई गोली है, इतनी ऊंचाई से गिरता हुआ कोई पत्थर है, अंतिम वेग से गिरती वर्षा की बूंद है, या फिर वायु का अणु है, तो इनके द्रव्यमान दिए हुए हैं, इनकी चाल दी हुई है और इनकी गतिज ऊर्जा, विशिष्ट गतिज ऊर्जा दी हुई है। तो वैसे द्रव्यमान वगैरह आप लोग तो मेनली ये ध्यान रखना, इनकी गतिज ऊर्जा ध्यान रखना, चाल वगैरह वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एग्जाम में वो आपको ये भी देगा, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज़ को याद रख पाना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी याद रख सको तो रख लेना, बाई चांस नहीं दिया तो फिर क्या करोगे। तो ये आपको विशिष्ट गतिज ऊर्जा याद रखनी है। अगर उसने टेबल बना के बुक में दी है तो उसका भी कुछ तो मोटिव होगा कि आप लोग उसको ध्यान रखो। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रख लेना आप कि अगर मान लो गोली क्वेश्चन में आ रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा आपको पता होनी चाहिए इतनी है विशिष्ट, ठीक है। कार आ रही है तो उसकी आपको पता होनी चाहिए इतनी है।
वायु का अणु है तो उसकी आपको पता होनी चाहिए इतनी, और सब जूल में है ये। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। जो अब तक हमने पढ़ा ना उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम। किसी प्रक्षेपित प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी होगा, 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 2 सेंटीमीटर मोटी नरम परतदार लकड़ी, कोई लकड़ी है जिसकी आपको मोटाई दे रखी है कि ये कोई लकड़ी है जिसकी आपको मोटाई गिवन है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है, और इसका और जो गोली है, जो भी गोली है उसका द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम, ठीक है, की चाल से फायर कर रहा है, ये फायर कर रहा है गोली को, ठीक है। नरम लकड़ी को भेदने के पश्चात, जब ये गोली नरम लकड़ी है, इसको भेद गई, तो इसको भेदने के पश्चात वो ये कह रहा है कि इस गोली की जो भी गतिज ऊर्जा है, भाई गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो आएगा ना, इनिशियली इसका वेग कुछ है, बाद में कुछ और होगा, जो भी होगा, तो गोली की जो गतिज ऊर्जा है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 10% रह जाती है। कितनी रह जाती है, प्रारंभ में इसकी गतिज ऊर्जा मान लो KI थी, बाद में KF हो गई, तो वो बोल रहा है कि KI का 10% KF होगा। आपको ये गिवन है, उसने KI नहीं दिया है। लकड़ी से निकलते समय गोली की चाल क्या होगी, भाई अब आप बताइए कि लकड़ी जब निकल गई, मान लो इसकी चाल कितनी है VF, इनिशियल कितनी है VI गिवन है आपको, यस, कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड। जब शुरुआत में गोली चली तो वो 200 मीटर पर सेकेंड की चाल VI से चल रही है, या इसको U मान लो। बाद में BF आपको निकालना है, उसने सिर्फ आपको एक कंडीशन दी है कि इनिशियली इसकी जो भी गतिज ऊर्जा थी, बाद में इसकी गतिज ऊर्जा इसकी 10% रह गई, और गोली का आपको द्रव्यमान दिया हुआ है। अब उसने यहाँ पे इनिशियल गतिज ऊर्जा नहीं दी ना, तो अब आपको गोली की विशिष्ट गतिज ऊर्जा पता होनी चाहिए कि गोली की विशिष्ट गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो वो हमें इस टेबल से पता पड़ेगी। कितनी होती है, गोली की होती है 10⁻³ जूल, यानी कि 1000 जूल, तो ये हमारी इनिशियल गतिज ऊर्जा होगी। अब उसने क्वेश्चन में नहीं दिया ना, तो हमें टेबल की नीड पड़ी ना, हो सकता है एग्जाम में आपको वो दे दे कि गोली की विशिष्ट गतिज ऊर्जा इतनी होती है। तो ये जो विशिष्ट गतिज ऊर्जा होती है, यही हमारी क्या होती है बच्चों, यही हमारी होती है इनिशियली वाली। ओके, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। गोली की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी होगी, KI, इसकी विशिष्ट के बराबर मान लेते हैं, कितनी है 1000 जूल। और बताओ ये 12 mv² के बराबर होगी नहीं होगी, मान लो प्रारंभ में वेग इसका V है या VI मान लो, होगी नहीं होगी, भाई गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो यही होता है। चलिए गोली की अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, इनिशियल का 10%, तो 1000 का 10% कितना हुआ, 1000 का 10% हुआ 100 जूल, ये 10% निकाला है तो कितनी हो गई 100 जूल। बताओ फाइनल भी मिली नहीं मिली, हो गया ना क्वेश्चन हमारा आसान। चलिए अब देखो, हम ये मान के चलते हैं कि जो भी नरम लकड़ी को जब गोली भेद गई ना, तो इसकी अंतिम जो वेलोसिटी है वो VF हो गई। यहाँ पे लिख लेना, मिसिंग है कि नरम लकड़ी को भेदने के बाद उसका अंतिम वेग कितना हो गया, VF हो गया। ओके, अब बताओ 12 mv², अब हमें अंतिम गतिज ऊर्जा KF पता है, कितनी है 100 जूल है या नहीं, तो 12 mvF² बराबर 100 जूल। तो बताओ अब यहाँ से VF नहीं निकल सकता, भाई गोली का द्रव्यमान तो चेंज होने से रहा, जो पहले था वही बाद में होगा, तो यहाँ से VF निकाल लेना, √2 इधर चला गया, 2 × 1000/m आपको गिवन है। ओके, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 63.2 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज चेक जरूर कर लेना, सारी MKS में हो या सारी CGS में हो, एक ही पद्धति होनी चाहिए। चलिए अब देखो, नरम लकड़ी को भेदने के बाद जो गोली की जो चाल है ना, वो लगभग 68%, भाई पहले उसकी कितनी थी, उसने दे रखी है, इनिशियल जो चाल थी वो 200 मीटर पर सेकेंड थी, और अब कितनी हो गई 63.2। तो जब आप इसका प्रतिशत निकालेंगे तो इतनी कम हो गई, घट गई ना, तो कितनी कम हो गई, 68% कम हो गई, 90% नहीं हुई। भाई गतिज ऊर्जा 90% कम हो गई होगी भले ही, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि गतिज ऊर्जा जितनी कम हुई उतनी ही चाल भी कम हो, नहीं हुई ना, तो वो 90% इस तरह से आपको ये समझा रखा है। तो बताओ ये आसान था या नहीं क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए हमें टेबल की नीड पड़ी ना, तो बस इसीलिए हमें टेबल की ज़रूरत हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने वर्क के बारे में भी अच्छे से जान लिया है, और हम लोगों ने जो हमारी गतिज ऊर्जा थी, काइनेटिक एनर्जी, उसके बारे में भी हमने अच्छे से जान लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे
वहाँ हमारा बल परिवर्तित नहीं था, यानी कि परिवर्तित नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हमारा जो बल है वो परिवर्तित हो, यानी कि अलग अलग स्थिति के ऊपर अलग अलग बल हो, तो उस कंडीशन में कितना कार्य किया जाएगा, पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। देन इसके बाद हम निकालेंगे इस परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ चुके हैं ना, तो अब हम उसको परिवर्ती बल के लिए भी निकालेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए हमने क्या करा, हमारा जो बल है जो एक्स का फंक्शन है और हमारी जो भी पोजीशन है उसके बीच में हमने कोई एक ग्राफ प्लॉट किया। हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके का है। कैसा है ये? ऐसा। बताओ ये बल परिवर्तित है या नहीं? अगर आप इस पोजीशन पे देखो तो इतना बल लग रहा है ना। इस पोजीशन पे गए तो इतना लगा, यहाँ गए तो इतना लगा। तो बताओ आपका जो बल है वो परिवर्तित हो रहा है नहीं हो रहा? भाई यहाँ मान लो Fx1 हो गया। अगर ये x1 पोजीशन है, ये x2 है तो Fx2 होगा। ऐसे ही Fx3, Fx4, यानी कि हमारा बल क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग बल हमें मिल रहा है ना। तो हमने कुछ ऐसा ग्राफ ले लिया। अब हमें इस ग्राफ के लिए क्या निकालना है कि इस ग्राफ में ये जो बल लग रहा है ना, परिवर्ती बल, उसके द्वारा किया गया कुल कार्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे ग्राफ को छोटे छोटे, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करती हूँ ताकि आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आए। हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लेंगे। भाई हमारा बल परिवर्तित हो रहा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लेंगे। तो मैंने कोई एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। ओके, ये एक छोटा सा मेरा अल्पांश है ये वाला, जिसके ऊपर मैंने विस्थापन कितना मान लिया, डेल्टा एक्स मान लिया। यहाँ से मान लीजिए यहाँ इनिशियल विस्थापन है xi, फाइनल विस्थापन है xf। मैंने यहाँ पे इस ग्राफ को छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ दिया। अब उसमें से आपको एक अल्पांश उठा लीजिए। मैंने ये वाला उठा लिया, जो आपको येलो येलो नज़र आ रहा है ना, ये वाला हमारा कोई एक अति सूक्ष्म विस्थापन के लिए हमने एक अल्पांश का चुनाव किया है, जिसके ऊपर हमने बल कितना माना कि इस अल्पांश पर जो बल लग रहा है वो है हमारा Fx। कितना है? Fx। अब हमें पहले हम क्या करेंगे, इस अल्पांश के ऊपर इस बल के द्वारा जो Fx बल है उसके द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। देन फिर हम लोग पूरे के लिए कार्य को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा डायग्राम है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। माना कि हमारा जो विस्थापन डेल्टा एक्स है वो बहुत छोटा है। ये जो विस्थापन है ना ये बहुत छोटा है। ये तो यहाँ आपको बड़ा नज़र आ रहा है कि हम इसको शो कर सके कि हमने ये अल्पांश चुना है इसलिए। ओके, बाकी हमारा जो ये विस्थापन है ये बहुत सूक्ष्म है, और इस सूक्ष्म विस्थापन पर जो बल लग रहा है वो कितना है, F(x), ये हम मान के चल रहे हैं। तो बताओ किया गया कार्य कितना होगा? हमने कार्य के बारे में पढ़ा है ना। कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, होता तो यही है। तो डेल्टा W, तो इस पर किया गया कार्य भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो मैंने उसको कह दिया डेल्टा W। कितना होगा? Fx डेल्टा x हो गया। चलिए अब डायग्राम से अगर जो हमने अल्पांश माना है ये वाला, ये जो अल्पांश हमने माना है, बताइए इसका क्षेत्रफल कितना है। अब हम डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या, आपको ये आकृति, भाई ये डेल्टा एक्स बहुत सूक्ष्म है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको ये एक आयत की तरह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? आयत की तरह। और बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। बताओ इसकी चौड़ाई कितनी है? डेल्टा एक्स। और लंबाई कितनी है? लंबाई है F(x)। भाई जितना बल लग रहा है उतनी ही तो इसकी लंबाई हो रही है। तो ये आ गया हमारा आयत का क्षेत्रफल जो हमने डायग्राम से निकाला है। ओके, तो अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? डेल्टा ए मान लिया, डेल्टा एक्स इंटू F(x). ये चीज़ समझ में आई। चलिए अब बताओ किया गया कुल कार्य कितना होगा। ये तो था छोटे से अल्पांश के लिए, जो हमने छोटा सा अल्पांश माना है उसके लिए किया गया कार्य। अगर मुझे कुल कार्य निकालना है परिवर्ती बल के लिए तो क्या करना पड़ेगा? भाई समेशन, छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ देंगे तो सारा कार्य मिलेगा। तो हमने समेशन कर दिया। समेशन कहाँ से कहाँ तक? भाई हम इनिशियल स्थिति से लेके फाइनल तक जा रहे हैं। तो xi से लेके xf F(x) डेल्टा x, ये आ गया मेरा W। और यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट का साइन लगाया, ऊपर लगाया ना, ये देखो, ठीक है। तो ये आ गया मेरा किया गया कुल कार्य। अब देखिए जरा xi क्या है? i का मतलब होता है इनिशियल, यानी कि प्रारंभिक स्थिति, और xf क्या है?
एफ का मतलब होता है फाइनल, यानी कि अंतिम स्थिति। अब देखो हमारा जो विस्थापन है वो बहुत छोटा है, ये तो हम मान के चल ही रहे हैं ना कि हमारा जो विस्थापन है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर लिमिट लगा दी। जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी इसके ऊपर मैंने लिमिट लगा दी, किसके लिए, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। भाई हमारा विस्थापन बहुत छोटा यानी कि 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो मैंने लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इसको कहते हैं टेंड्स टू 0, यानी कि यह 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, 0 नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है। ओके, और xi से xf, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स और समेशन, यहाँ तक समझ में आया। और इसी चीज़ को अगर इस तरह से हम लिखे तो इसी चीज़ को हम इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो पूरी चीज़ है ये समाकलन में बदल जाएगी। समाकलन वो भी कैसा, लिमिट वाला, जिसमें लिमिट हो। लिमिट क्या हो जाएगी, xi से xf एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, dx। ओके, इस चीज को हम समाकलन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताओ हमारा किया गया कुल कार्य कितना आ गया, w इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन xi से xf एफ ऑफ एक्स dx। आया समझ में। तो ये है हमारा परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कुल कार्य। फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो बताओ परिवर्ती बल के लिए किया गया कार्य, जो भी परिवर्ती बल है उसके द्वारा किया गया जो भी कार्य है वो बल के विस्थापन पर सीमांत समाकलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये चीज़ मैंने कहीं से नहीं लिखी है, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है ना उसी से लिखी है कि भाई बल का विस्थापन पर सीमांत समाकलन ही तो है ये। तो परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कुल कार्य, जो भी मेरा बल है उसके विस्थापन पर सीमांत समाकलन। सीमांत का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो समाकलन है उसमें लिमिट है या नहीं है, भाई इनिशियल से फाइनल जा रहा है नहीं जा रहा। तो हमारा जो समाकलन है वो कैसा है, सीमांत, यानी कि इसकी सीमाएं हैं, उसके रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो ये है परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कुल कार्य। ओके बच्चों, चलिए अब देखो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है जो आपको हमेशा याद रखनी है। ऐसी ही चीज़ें जब हमने पोजीशन, टाइम के बीच में ग्राफ वगैरह, वेग, इनके बीच में ग्राफ पढ़े थे ना, तब हमने वहाँ पर भी कुछ करा था। ठीक है, तो अगर आप एफ ऑफ एक्स और एक्स के बीच में यानी कि बल और विस्थापन के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो हमेशा याद रखिए उस ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा, इस ग्राफ का, किस ग्राफ का, बल और विस्थापन के बीच का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है कार्य, यानी कि वर्क देता है। तो अगर कभी भी एग्जाम में आपको एफ और एक्स के बीच में ग्राफ दे दे, वो कोई सा भी, कैसा भी ग्राफ दे सकता है वो किसी भी तरीके का, और वो आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पर कितना कुल कार्य किया गया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जो भी आपको ग्राफ दिया हुआ है, जैसे रेक्टेंगल की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, आयत दिया हुआ है तो आयत, वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग, कैसा भी ग्राफ दिया गया है उस ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वही आपका क्या होगा बच्चों, कार्य होगा। तो यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था ग्राफ ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th आगे हर चीज़ में आपको काम में आएगी। तो ये दिमाग में अच्छे से आप लोग बिठा लेना कि बल और विस्थापन जो भी वक्र होता है उसका जो भी क्षेत्रफल होगा वो उसका क्या होगा, कार्य को प्रदर्शित करेगा। ओके बच्चों, तो अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो इसका जो भी ये क्षेत्रफल है वो हमें क्या देगा, वर्क, यानी कि कार्य। तो नोट डाल के इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। परिवर्ती बल के द्वारा हमने कार्य निकाल लिया। अब हम करते हैं परिवर्ती जो हमारा बल है उसके लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है कुछ आपको? जिन बच्चों ने लास्ट की वीडियो नहीं देखी है आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है डेल्टा के बराबर डब्ल्यू, यही होती है कि डेल्टा के बराबर डब्ल्यू, यानी कि किया गया कोई भी हमारा जो भी है उस पर कुल बलों के द्वारा किया गया जो भी कार्य होता है वो उसकी गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। डेल्टा के को आप क्या लिख सकते हो, के एफ माइनस के आई। भाई डेल्टा के क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो परिवर्तन क्या होगा,
अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और वो किसके बराबर होगी, W के। ओके बच्चों, ये थी हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब इसी कार्य ऊर्जा प्रमेय को हमें किसके लिए करना है, जब हमारा बल परिवर्तित हो जाए उसके लिए निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, हमने गतिज ऊर्जा के बारे में अभी अभी पढ़ा ना। गतिज ऊर्जा जो K होती है वो कितनी होती है, हाफ mv²। पढ़ा है ना हमने। फॉर्मूले आपको देखो सारे याद रखने हैं और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करते हो या डेरिवेशन करते हो, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। ओके चलिए, तो K कितना होता है, हाफ mv², जहाँ m क्या है, जो भी हमारा पार्टिकल है उसका मास, और v क्या है, उसकी वेलोसिटी यानी कि वेग। अब इस जो इक्वेशन है, हम गतिज ऊर्जा के बारे में इतना जानते हैं, तो इस इक्वेशन का आप लोग dt के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए। अब अवकलन करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा भाई, यही तो कंडीशन होती है मैथ्स की कि आप जो भी काम कर रहे हो फाइनली मिलके वो वही आ जाना चाहिए जो पहले था। आप चाहे उसमें कुछ ऐड करो, चाहे कुछ भी करो, एनीथिंग। तो dt के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो dk/dt हो गया भाई, अवकलन किया तो k की जगह क्या आ गया, dk/dt हो गया। इधर भी d/dt, भाई d/dt तो करेंगे, dt के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो उसको लिखते हैं d/dt। k से गुणा हुआ तो dk/dt बराबर, यहाँ पे d/dt बाहर रख दिया और हाफ mv² का करना है। अब मैंने आपको बताया था कि अवकलन हो चाहे समाकलन हो, जो भी कांस्टेंट क्वांटिटीज़ होती है उनको हम इन दोनों से बाहर निकाल सकते हैं। तो बताओ यहाँ क्या क्या कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होती है, हाफ कभी चेंज नहीं होता, और जो पार्टिकल आपने लिया है उसका द्रव्यमान भी चेंज नहीं होता। तो हाफ m को मैंने निकाल लिया बाहर, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है ना, हो सकती है ना। तो d/dt v², भाई टाइम के साथ में वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है, कभी धीरे कभी ज़्यादा, कुछ भी हो सकती है। हमने ये थोड़ी ना कहा है कि यहाँ नियत वेलोसिटीज़ है, ऐसा तो हमने कुछ कहा नहीं है। तो ये आ गया d/dt v²। ओके, अब आपको t के रेस्पेक्ट में v का आपको क्या करना है, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। इधर dk/dt चल ही रहा है। ओके चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। हाफ m, अब देखो हमारे पास में क्या आया, हमारी जो स्टेप आई वो आई ये, हाफ m बाहर निकल गया, d/dt v², यही है। अब आपको v का, t के रेस्पेक्ट में v का आपको अवकलन करना है। अब कैसे करेंगे, पहले तो देखो अवकलन समाकलन वैसे तो आप लोगों को मैथ्स में ये चीज़ पढ़ाई जाएगी और आपको करनी आनी भी चाहिए। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना भी रखी है, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। देखो कभी भी, जैसे मान लो ये तो t है और ये v है, तो पहले आप v का v के रेस्पेक्ट में अवकलन करिए, फिर v का t के रेस्पेक्ट में। पहले v का v में करेंगे तो कितना आएगा, 2v। भाई v² करोगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही, ज़्यादातर तो यही फॉर्मूला यूज होता है। क्या होता है, n(x) की घात n-1। तो बताओ v का v के रेस्पेक्ट में किया, 2 बाहर आ गया, v की पावर 2 - 1 तो कितना आ गया, 2v। आया नहीं आया, आया। अब भाई v का फंक्शन थोड़ी है, v तो t का है, तो v का t के रेस्पेक्ट में कर दो वापस, dv/dt। इस तरह से करता है भाई। यहाँ तो x का फंक्शन था, x का x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, इसलिए ये इतना ही सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारा जो v है वो t का फंक्शन डायरेक्टली नहीं है ना, तो हम पहले v का v के रेस्पेक्ट में करेंगे, देन v का t के रेस्पेक्ट में। v का v के रेस्पेक्ट में किया तो कितना आया, 2v। फिर v का t के रेस्पेक्ट में किया तो dv/dt। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचा, dk/dt बराबर, ये तो चल ही रहा है, mv dv/dt। इतना समझ में आया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। dk/dt, मैंने क्या कर दिया, v को इधर लिख दिया, ठीक है। मुझे इस टर्म को कुछ लिखना है इसलिए मैंने ऐसा किया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। v को एक तरफ कर दिया, dv/dt को एक तरफ। अब ये चीज़ कुछ जानी पहचानी सी है तो सही, लेकिन हमें हमारा थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। याद करिए न्यूटन सर का सेकंड लॉ क्या था, न्यूटन सर ने जो सेकंड लॉ दिया था, पढ़ा है ना अपने 5th चैप्टर में, क्या था वो, ये था कि जो F होता है वो dp/dt होता है। पढ़ा है ये चीज़ हमने। P क्या है, संवेग, मोमेंटम। P को हम क्या लिख सकते हैं, P होता है हमारा mv, P जो होता है वो mv होता है।
तो मैंने पी की जगह एम वी लिख दिया, तो डी ओवर डी टी एम वी। मैंने बताया कि कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो वो हमेशा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगी। एम बाहर निकल गया तो डी वी ओवर डी टी। बताओ कुछ यही चीज़ है ये, एम डी वी ओवर डी टी है बल, है या नहीं एफ, तो ये आ गया मेरा एफ। तो बताओ हम कहाँ तक पहुँच गए, डी के ओवर डी टी आ गया एफ वी, जहाँ वी क्या है, वी है वेलोसिटी, एफ है फोर्स और के है हमारी काइनेटिक एनर्जी। इतना समझ में आया। अब हमारी जो वेलोसिटी होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं, बताओ क्या होती है, वेलोसिटी होती है विस्थापन में परिवर्तन की दर। क्या होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है, नहीं होती है। तो बताओ v को मैं डी एक्स ओवर डी टी नहीं लिख सकती, लिख सकता है, और ये आ गया मेरा f। चलिए तो बताओ dt से dt कटा नहीं कटा, भाई दोनों तरफ dt है तो कट गया, तो कितना आ गया, d के बराबर f इंटू डी एक्स। बताओ ये आया नहीं आया, और f इंटू डी एक्स क्या होता है, f इंटू जो डी एक्स होता है। अब देखो d के बराबर आ गया f डी एक्स। अब अगर हमारी प्रारंभिक स्थिति x आई है ना हमारी प्रारंभिक स्थिति, और हमारी अंतिम स्थिति कितनी मान के चलते हैं हम, एक्स एफ। तो इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका आप क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। अब आप जब इसका समाकलन करेंगे तो अगर हमारी प्रारंभिक स्थिति एक्स आई है तो वहाँ हमने काइनेटिक एनर्जी कितनी मानी, के आई। अगर हमारी फाइनल स्थिति एक्स एफ है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, के एफ होगी, नहीं होगी। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी भी लिमिट लगेगी और इसके भी लगेगी, लिमिट में लगेगा और इंटीग्रेशन होगा, कर दीजिए। तो ये आ गया के आई से के एफ डी के बराबर एक्स आई से एक्स एफ एफ डी एक्स। आया नहीं आया, आया। अब एफ जो है वो हमारा परिवर्ती बल है, हम परिवर्ती बल के लिए तो कार्य ऊर्जा प्रमेय कर रहे हैं, तो हमारा एफ परिवर्ती बल है। इसका किया डी के का, तो ये कितना हो गया, डी के का करोगे तो ये आ गया के एफ माइनस के आई। कितना आ गया, के एफ माइनस के आई। अब देखो इसका किया तो कितना आया, ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स आई से एक्स एफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होता है, डब्ल्यू। अभी अभी पढ़ा है, एफ ऑफ एक्स और डेल्टा एच या डी एक्स, यही होता है एक्स आई से एक्स एफ। तो बताओ इसको डब्ल्यू लिख दूँ, लिख दिया, और ये आ गया के एफ माइनस के आई आ गया। और बताओ ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लग रहा है क्या भाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय भी तो यही थी, अभी अभी बताया मैंने, के एफ माइनस के आई बराबर डब्ल्यू। और बताओ ये भी ऐसे निकल के आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है। तो ये आ गई परिवर्ती बल के लिए हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। यहाँ पर ये जो एफ है वो हमारा परिवर्ती है, इसलिए ये परिवर्ती बल के लिए है। ये जो डब्ल्यू है वो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है। और ये आ गया के एफ यानी कि अंतिम स्थिति पर गतिज ऊर्जा, के आई प्रारंभिक स्थिति पर गतिज ऊर्जा, इन दोनों का अंतर किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू के। तो ये हमने यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय निकाल ली है जब हमारा बल परिवर्तित हो। आया समझ में, बिल्कुल इजी डेरिवेशन था, कुछ भी टिपिकल नहीं था, ठीक है। बस हमें बल को अब की बार क्या करना था, परिवर्तित करना था। ओके बच्चों, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है, ये भी फॉर्मूले तो आपको लगभग सारे ही याद रखना है। चलिए अब हम कुछ नोट यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि कार्य ऊर्जा जो प्रमेय होती है वो न्यूटन सर का जो सेकंड लॉ है उसका समाकलन रूप है। क्या है उसका समाकलन रूप है, कैसे, अभी अभी हमने पढ़ा डी के इज इक्वल टू एफ डी एक्स। ये देखो अभी अभी निकाला है ना हमने, डी के इज इक्वल टू एफ डी एक्स, ये देखिए निकाला। अब हमें क्या करना है, हम ये कह रहे हैं कि न्यूटन सर का क्या है, द्वितीय नियम का समाकलन रूप है। तो हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये न्यूटन सर के द्वितीय रूप का क्या है, समाकलन रूप ही तो हुआ, ठीक है। क्योंकि न्यूटन सर ने एफ बराबर क्या होता है, एम ए, ये भी तो बताया था। ए की जगह मैंने रख दिया डी वी ओवर डी टी। ए क्या है, त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, डी वी ओवर डी टी। एम बाहर निकल गया, डी वी ओवर डी टी हो गया, और एफ जो है, और एक ही चीज़ हम पढ़ के आ चुके हैं कि डी के ओवर डी टी होता है एम डी वी ओवर डी टी वी। अभी अभी हमने यहाँ से निकाली ये चीज़, ये देखिए डी के ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ वी, है या नहीं। तो डी के ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ वी, तो यहाँ से डी टी कट गया और ये कितना आ गया, इतना। तो डी के इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स, ये चीज़ हमने अभी अभी निकाली,
ठीक है। डी के इज इक्वल टू एफ डी एक्स हम निकाल चुके थे अभी अभी, उसका मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। तो ये बताओ एक समाकलन फॉर्म आई नहीं आई, आई ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो कार्य ऊर्जा जो प्रमेय होती है वो न्यूटन के द्वितीय नियम का क्या है, एक तरह से समाकलन रूप है। ओके, चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं। क्या, 2 या 3 विमाओं के लिए, 2 या 3 विमाओं का मतलब समझते हो, अगर आपका जो भी, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, अगर वो आपका एक्स में भी हो पार्टिकल, वाई में भी जा रहा हो, जेड में भी जा रहा हो, तो उस कंडीशन के लिए हमारा जो न्यूटन सर का जो सेकंड लॉ है वो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, सदिश रूप में होगा, होगा नहीं होगा भाई। एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी आप करते हो, एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। पी क्या होता है, पी होता है एम वी। अब बताओ, पी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसको 3 फॉर्म के लिए लिखेंगे, तीनों के लिए लिखेंगे, तो हम वी को क्या लिखते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, या एफ बराबर एम ए से करो तो एफ भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है। ए को क्या लिखोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे तो लिखोगे ना। तो एक तरह से क्या हो गया, अगर 2 और 3 विमाओं की हम बात करें तो उस कंडीशन के लिए हमारा जो न्यूटन सर का जो दूसरा नियम है वो सदिश रूप में होगा, होगा नहीं होगा, होगा भाई। लेकिन कार्य ऊर्जा जो प्रमेय होती है वो तो एक अदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि जो वर्क है वो भी एक अदिश राशि है, और जो हमारी गतिज ऊर्जा को हम देखेंगे अभी, कार्य ऊर्जा जो प्रमेय है वो क्या है, एक अदिश राशि होती है भाई। ऊर्जा भी तो एक अदिश राशि होती है, तो इस वजह से तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ओके, अब हम करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन कि भाई इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो कैसे आ सकता है। तो देखो, आपको दे रखा है कि कोई एक पार्टिकल है, एक गुटका दे रखा है जिसका आपको द्रव्यमान गिवन है, कितना है, 1 kg। 1 kg द्रव्यमान का जो एक गुटका है वो क्षैतिज सतह पर, क्षैतिज में चल रहा है, क्षैतिज सतह पर v इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब वो चलना शुरू करा तो उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलते हुए x बराबर 0.10 मीटर से x बराबर 2.01 मीटर के खुरदरे हिस्से में प्रवेश करता है। ठीक है, ये x दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक वो गया और फिर वो खुरदरे हिस्से में चला गया। हमारा जो गुटका था वो क्षैतिज सतह से में चल रहा था और फिर उसने खुरदरे हिस्से में क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। गुटके पर लगने वाला मंदक बल Fr इस क्षेत्र x के व्युत्क्रमानुपाती है। उसने दे रखा है कि इसके ऊपर लगने वाला जो भी बल है, मंदक है, यानी कि वो उसकी गति को कम कर रहा है बल, तो एफ ऑफ आर जो है वो उसने दे रखा है। ठीक है, कैसे दे रखा है कि अगर आपका जो x है वो 0.1 से 2.01 है तो उस कंडीशन पर तो इस पर बल लग रहा है -k/x, माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये मंदक बल है। और अगर x 0.1 मीटर, x जो है वो लेस देन है 0.1 मीटर, तो उस कंडीशन के लिए इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा, 0 है। और अगर x है 2.01 मीटर से ज़्यादा है, उस कंडीशन के लिए भी इसके ऊपर बल कितना है, 0 है। और इन दोनों के बीच में है तो बल कितना है, -k/x। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ से आपको हर चीज़ आ जाती है। गुटका जैसे ही खुरदरे हिस्से को पार करता है, इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा और चाल vf की गणना करो। जैसे ही वो खुरदरे हिस्से को उसने क्रॉस कर लिया तो उस कंडीशन में इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा निकालनी है आपको, यानी कि kf निकालनी है। और क्या निकालनी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल तो आपको गिवन है, फाइनल निकालनी है। अब देखो, जहाँ k बराबर है 0.5 जूल। अब देखो, करते हैं हम इसको सॉल्व। कार्य ऊर्जा प्रमेय से हमें क्या निकालनी है भाई, हमें निकालनी है अंतिम गतिज ऊर्जा। क्या निकालनी है, अंतिम गतिज ऊर्जा। और बताओ हमारा यहाँ पर जो बल है वो बताओ हमारा परिवर्ती है या नहीं। भाई ये परिवर्ती तो हो रहा है कि अगर x लेस देन 0.1 है तो 0, x ग्रेटर देन 2.01 है तो भी 0, और इन दोनों के बीच में है तो इतना। तो बताओ बल परिवर्तित हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो हम जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से अभी अभी हमने निकाला, क्या निकाला, kf माइनस ki बराबर आता है इंटीग्रेशन xi से xf f ऑफ x dx। आता है नहीं आता, आता है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है kf। ये तो पूछा है तो kf को एक तरफ रखिए, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ ले जाइए। ये ki इधर गया माइनस से तो प्लस हो गया, प्लस लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक दे रखी है।
अब आपको ये चीज़ क्वेश्चन को समझ के आनी चाहिए कि हम लिमिट क्या रखें। अब हमें बल रखना है, एफ रखना है। देखो अगर हमारी लिमिट है 0.1 से लेके 2.01 तो हमारा बल है -k/x। और अगर हमारी लिमिट इससे बड़ी, इससे तो छोटी और इससे बड़ी है, तो उस कंडीशन के लिए हमारा बल है 0। तो इसको तो हम सॉल्व करेंगे नहीं क्योंकि बल 0, तो इंडिकेशन पूरा का पूरा क्या हो गया 0। तो केवल हमें ये वाली टर्म सॉल्व करनी है, ऊपर वाली। तो हमने लिमिट लगाई 0.1 से 2.01। बताओ एफ कितना है, -k/x और dx। एफ की जगह वैल्यू पुट कर दे भाई, एफ दे रखा है ना उसने इस कंडीशन के लिए, कितना है -k/x। चलिए अब ki ये क्या है, ये है हमारी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है 12 mv²। क्या होती है, 12 mv² होती है। अब अगर ये ki है तो ये vi हो जाएगा बस, ठीक है। m तो चेंज होने से रहा, चाहे vf हो चाहे vi हो। तो 12 mvi² प्लस माइनस k यहाँ पर कांस्टेंट है जिसकी आपको वैल्यू गिवन है। ये जो k है ये गतिज ऊर्जा नहीं है, ये जो k नियतांक है ना इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 0.5 जूल। ओके, तो आप लोग यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो ना कि ये जो k है वो हमारी गतिज ऊर्जा है, नहीं, ये k है इसकी वैल्यू। अब ठीक है ये जूल में है तो हमें वैसे समझ में आ गया कि ये है तो ऊर्जा ही, लेकिन इसने आपको इस k नियतांक की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। अब k नियतांक है, माइनस साइन बाहर आ गया और k भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, अगर मैं इस स्टेप को थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो ये आ गया k इंटीग्रेशन 0.1 से 2.01 1/x dx, कुछ ऐसा ही आएगा। ये k कांस्टेंट है, ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब 1/x dx, पहले तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन, और फिर हम लगाएंगे लिमिट। तो मैंने बताया था 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है log x। क्या होता है, log x, वो भी e बेस पर, ठीक है। तो ये आ गया log e बेस पर x, और अब इसकी लिमिट लगा दो 0.1 से 2.01। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, बिना इसके आप फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए आप लोग ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करिए और इनको रटना नहीं है, कितना रटोगे, हर जगह अलग अलग इंटीग्रेशन होता है, अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है, तो इनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ओके बच्चों, अब लिमिट लगा दो। लिमिट कैसे लगती है, हमेशा बताया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये लिमिट है x की, तो 12 mvi² प्लस माइनस माइनस k log e, पहले x की जगह रखेंगे 2.01 माइनस लोअर लिमिट log e 0.1। अब आपको एक चीज़ और पता है, log की प्रॉपर्टी जानते हो। log ये कहता है कि अगर दो राशियां हैं जिनके साथ में log लग रहा है और ई बेस पर है, यानी कि आधार समान है, तो अगर उनके बीच में माइनस का साइन है तो आप उसको बटे में लिख सकते हो। तो मैंने इसको बटे में लिख दिया, कैसे, 12 mv² माइनस के log e 2.01 अपॉन 0.01। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। देखो ये 0.1 है, ठीक है, 0.1 है, वहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, ये 0.01 नहीं है 0.1 है, इसकी जगह क्या लिख देना 0.1। ओके, चलिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। ओके, ये आ गया माइनस के log e, भाई log ये कहता है कि मेरे साथ में इन दोनों को बटे में लिख दो और एक साथ log लगा दो, तो 2.01 बटे 0.10, 10 या 0.1। अब इसकी जो वैल्यू है, अब पहले तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20.1, ठीक है। अब आप कर लेना, ये तो मैथमेटिकल पार्ट है। अब आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। log जो e होता है, पहले तो आप इसको करो 10, यानी कि इसका जो बेस जो e है पहले उसको 10 के बेस पे चेंज करो, और देन एक log टेबल आपको प्रोवाइड की जाएगी। जब आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे तो आप लोगों को एक log टेबल प्रोवाइड की जाएगी, उस log टेबल के द्वारा आपको ये वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। आप लोग मैथ्स में ये चीज़ अच्छे से पढ़ोगे, एग्जाम में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको log टेबल दी जाएगी, या तो वो दे देगा वैल्यू कि भाई इसकी वैल्यू इतनी होती है, नहीं तो आपको पूरी log टेबल प्रोवाइड होगी, आपको वो log टेबल पढ़नी आनी चाहिए, उससे वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ओके बच्चों, तो पहले तो इसको e को जब 10 के बेस पे चेंज करते हैं तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2.303, अब ये log 10 हो गया 20.1, और इस log 10 बेसिस पे 20.1 की वैल्यू होती है
1.3031 कितनी होती है? इतनी। अगर आप लॉग टेबल से देखेंगे तो इतनी आएगी। कैलकुलेटर यूज़ मत करना, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, इसलिए लॉग टेबल आपको रीड करनी आनी चाहिए। ओके, चलिए अब बस क्या करना है, ये वैल्यू मिल गई, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो के एफ आया। अब देखो इस के की वैल्यू हमें गिवन है 0.5, मैंने रख दी। 2.303 ये था ही, और इसकी पूरे की वैल्यू हो गई 1.3031, और इधर हाफ एम भी दे रखा था 1 kg, वी इनिशियल भी उसने दे रखी थी 2 मीटर पर सेकेंड। सारी वैल्यू मैंने रख दी और इसको सॉल्व किया तो के एफ निकल के आई 0.5 जूल। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो के कॉन्स्टेंट था, वो भी 0.5 जूल था, और के एफ है वो भी वो तो ठीक है आ गई, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये के था वो कांस्टेंट जो वहाँ दिया हुआ था, और ये हमारी है फाइनल गतिज ऊर्जा। एक चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली, यूनिट आपको हमेशा लगानी है। दूसरे, जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो फॉर्मूले में जो भी वैल्यू पुट करो वो एक ही पद्धति में होनी चाहिए। हमारी सारी वैल्यू एक ही पद्धति में थी, इसलिए हमने यहाँ पे किसी को चेंज नहीं किया है। ये दो चीज़ कभी भी मत भूलना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, कैपिटल जे लिखेंगे, बताया था ना मैंने आपको, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। चलिए अब उसने पूछा है कि इसकी अंतिम वेलोसिटी भी मुझे बताओ। अरे जब हमें क्या मिल गया, हमें जब अंतिम गतिज ऊर्जा मिल गई तो अंतिम वेलोसिटी तो आसानी से निकल जाएगी। कैसे? के एफ होता है हाफ एम वी एफ स्क्वायर। के एफ हमने निकाल लिया, एम हमें पता है तो वी नहीं निकलेगा। पहले तो इस दो को गुणा कर दिया 2 के एफ, एम को नीचे लिया है, ये स्क्वायर था तो इधर अंडर रूट ले लिया। बस अब सारी वैल्यू पुट कर दो, के एफ की, एम की, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आ गया हमारा क्या, अंतिम वेलोसिटी वी एफ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको करना आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। और ये चीज़ कब आएगी? जब आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।